हेलो। और सब कैसे हो? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब मस्त मज़े में, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। चलो तो आ जाओ, आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई लोग इनको समझ नहीं पाते हैं, इनमें हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं पूरे समय। तो अपना जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। क्या होता है दोनों और कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम तुम्हें पहले कैलकुलेट करके दिखाएंगे, फिर लास्ट में एक लाइन में पूरे कहानी की मोरल ऑफ द स्टोरी बता करके ख़त्म कर देंगे। और ये गारंटी देते हैं कि तुम्हें इससे बेस्ट रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी और कहीं भी समझ नहीं आएगा। तो रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और ये 100% ख़त्म कर देंगे और अच्छे से एक नंबर पूरा, तुमसे कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी, ये फिक्स है। तो रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी होता क्या है उसी पे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आ जाओ, अपना हेडिंग डाल देते हैं। क्या? रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी, ये है अपना टॉपिक, रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी को हम लोग सीधा सा एक लाइन में बोलते हैं। क्या? रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेलेक्टिविटी। ये अपना की पॉइंट है। और याद करो, मैं जब तुम्हें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एल्केन के मैकेनिज्म में पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था इन जनरल 3 डिग्री का हैलोजिनेशन बहुत ही स्लो होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों ऐसा मैंने बोला था या क्यों ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवाया था, उन सभी का आज डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे, यानी जो मोर सेलेक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव होगा और जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस सेलेक्टिव होगा। दोनों के लिए बात ये चलती है। तो मैं इसमें पहला पॉइंट अगर तुम्हें बताऊं तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकता हूं, मोर सेलेक्टिव इज लेस रिएक्टिव। क्यों ऐसा है ये भी बात करेंगे। इसी का वाइस वर्सा भी बोल सकते हो। क्या? मोर रिएक्टिव इज लेस सेलेक्टिव। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं और क्या है इसका मतलब एक्चुअल में, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाओ, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं कहाँ, रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी पे। तो यहाँ पे मैं तुम्हें क्या करता हूँ, जैसे एक इन जनरल एग्जांपल लेता हूँ और वो एग्जांपल है अपना आइसोब्यूटेन का। एग्जांपल क्या है बच्चों? आइसोब्यूटेन। तो आइसोब्यूटेन में मैंने ले लिया इधर पे CH3 CH3 और ये CH3। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका मैं रिएक्शन करवा देता हूँ, किससे? क्लोरीन और लाइट के प्रेजेंस में। ठीक। अब अच्छा, कई जगह अगर ये ना दे तो तुम्हें रूम टेम्परेचर भी बोल सकता है। तो 25 डिग्री रूम टेम्परेचर तुम मान लेना। ये क्या है अपना? रूम टेम्परेचर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें पता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाओ। और मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा? 3 डिग्री पर। तो 3 डिग्री पर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बनाओ और मेजर प्रोडक्ट बना लो। तो ये देखो, जैसे हो गया CH3 CH3, ये CH3 और एक मैंने बनाया CH3 CH3 और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लोरीन ऐड कर दिया
और इसमें यहाँ पर एक क्लोरीन ऐड कर दिया, तो ये जो बना है ये क्या है, 3 डिग्री हैलाइड। और ये जो बना है ये क्या है, 1 डिग्री हैलाइड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इसको मैंने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया तो यहाँ पर हुआ क्या था बच्चों, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारा फ्री रेडिकल बना था। तो एक बार मैंने ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनाया तो इसके पास कितने अल्फा एच, 9 अल्फा एच, तो ये मोर स्टेबल होगा। और अगर इसी के बजाय मैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना दूं, यानी कि ये वाला बना दूं, ये CH3, तो इसके पास 1 अल्फा एच होगा। तो बताओ मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कौन है, 3 डिग्री वाला ना। तो 3 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, 3 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल और 1 डिग्री रेडिकल लेस स्टेबल। तो मैं दोनों ही कंडीशन बना के देख रहा। तो हमने ऐसा सोचा था कि अगर इस रिएक्शन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन FRS, जो कि मैकेनिज्म इसकी होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता तो हमने क्या बोला था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, यानी कि 3 डिग्री केटायन मोर स्टेबल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करके ये बनाएगा। तो हमें ऐसा लगा कि ये मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए और ये माइनर होना चाहिए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये क्या हो गया अपना, ये हो गया था यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। ये क्या हो गया था बच्चों, मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या हो गया था, माइनर। ये कितना बना था, ये बना था 35% और ये कितना बना था, 65%। तो हमने सोचा जो था उसके बिल्कुल उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। और यहीं पर जब मैंने आइसोब्यूटेन में क्या कराया, आइसोब्यूटेन में ब्रोमिनेशन कराया, CH3 CH CH3 और ये CH3, और यहीं पे जब मैंने ब्रोमिनेशन कराया Br2 लाइट, या फिर तुम्हें टेम्परेचर दे दे 125 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहीं पर जब मैंने ब्रोमिनेशन कराया तो इसका फ्री रेडिकल सेम वही कहानी, 2 फ्री रेडिकल बन सकता है, या तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा या फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। ये तो यहाँ पे सेम कहानी, 9 अल्फा एच, यहाँ पे 1 अल्फा एच। तो अब यहाँ पर हम देखें तो जब हमें पता चला कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है वो CH3 CH3 और ये CH3, और यहाँ पे क्या जोड़ दिए, हैलोजन। और अगला इसी में हमने प्रोडक्ट क्या बना दिया, CH3 CH CH2 Cl और ये CH3। तो हमने सोचा कि इस बार 3 डिग्री यहाँ पर मेजर बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही होता है, यहाँ पर 3 डिग्री क्या बनता है, मेजर। 3 डिग्री क्या बनता है, मेजर, और 1 डिग्री क्या बनता है बच्चों, माइनर। तो हैलोजन इट मीन्स क्लोरीन में ऐसा क्यों हुआ कि 3 डिग्री माइनर बना, जबकि बनना चाहिए था ये मेजर। क्यों, क्योंकि फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी और वो प्रोडक्ट उतना ही मेजर बनेगा। लेकिन क्लोरीन के केस में 1 डिग्री मेजर बना और ब्रोमीन के केस में 3 डिग्री क्या बना, मेजर बना, यानी 9 अल्फा एच वाला मेजर प्रोडक्ट बना और 1 अल्फा एच वाला माइनर प्रोडक्ट बना। तो ऐसा क्यों हुआ, और ये एक बनता कितना है ये भी जान लो, ये लगभग 99.47% बनता है, और ये 0.43 और ये अप्रॉक्स में 0.5% बनता है। तो ये माइनर नहीं बल्कि इसको बोल सकते हो कि इसके केवल ट्रेसेस मिल रहे हैं, ये छोटा सा ट्रेसेस के फॉर्म में हमें मिल रहा है। तो ब्रोमीन में तो हमने जो सोचा कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, तो 3 डिग्री हैलाइड भी यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ना है, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ना है, क्लोरीन नहीं ब्रोमीन, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो क्लोरीन के केस में ऐसा नहीं हुआ, 1 डिग्री मेजर बना, जबकि ब्रोमीन के केस में 3 डिग्री मेजर बना। तो यहाँ पे हुआ क्या है,
ऐसा क्या हुआ कि ब्रोमीन में जो हमने सोचा वही मेजर बना, लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं हुआ। तो इसी को हम लोग समझते हैं रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी से, कि क्या होती है रिएक्टिविटी और क्या होती है सेलेक्टिविटी और कैसे ये हमें करना है। तो इसी को हम लोग समझते हैं कि कैसे रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी काम करती है। तो अब इसके लिए मैं तुम्हें कुछ डाटा बताता हूँ। क्या कुछ डाटा तुम्हें बताता हूँ मैं, और इसको देखते हैं क्या होता है ये। तो जनरली अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है क्या कि रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में अगर बात हो जाए तो देखो, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी दोनों एक दूसरे की इन्वर्स हैं। तो हमने जो सोचा था वो होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ था, उसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। और यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ डाटा बताता हूँ। डाटा क्या क्या है वो देखना। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है HCl, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा ना भाई। एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा और एक क्लोरीन इस कार्बन के साथ जाएगा, तो HCl भी यहाँ पे बनता है भाई। बाई प्रोडक्ट में या माइनर में ये HCl बनेगा और इधर पर HBr भी बनेगा ये। तो अगर मैं HCl की बात करूं और यहाँ पर HBr की बात करूं, तो जो ये HBr का बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, और ये HBr की जो बॉन्ड एनर्जी है, अगर इनकी वैल्यू की बात करें तो HCl और HBr दोनों की बॉन्ड एनर्जी में बहुत डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा ही। कितना? अगर HCl की बात करें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 101 किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 87 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये इनकी होती है। उसी तरह अगर हम बात करें 3 डिग्री हाइड्रोजन की और 2 डिग्री हाइड्रोजन की और 1 डिग्री हाइड्रोजन की, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितना होती है बच्चों? वो होती है 97 किलो कैलोरी पर मोल, ये वैल्यू है। इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 99 किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 2 कैलोरी बढ़ती जाती है, 101 किलो कैलोरी पर मोल। ये 2 कैलोरी बढ़ती जाती है। ये वैल्यू हमें मिलती है। तो ये वैल्यू हमें जो मिलती है, इसी के बिहाफ पे हम कैलकुलेशन करते हैं इन दोनों का और इन दोनों का, कि परसेंटेज इल्ड क्या होगा, मतलब ये कितना परसेंट बना, ये कितना। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैं अपने से नहीं लिखा हूँ, ये जो प्रोडक्ट लिखा हूँ ना, इन्हीं के कैलकुलेशन से लिखा हूँ कि ये इतना बनता है, ये इतना, और ये इतना, और ये इतना। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये होता है। तो यहाँ पर जैसे देखना, मैं तुम्हें एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको अच्छा नोट करो, फिर उसके बाद एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। चलो भाई, नोट कर लिया, आ जाओ। अब इसी को मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये वैल्यू याद रखना, अभी कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो ये पता होना चाहिए। तो चलो बच्चों, आ जाओ, एक कैलकुलेशन करके देखते हैं और क्या होता है। देखो, मैंने पहले यहाँ पे क्या किया, CH3 ये लिया और इसमें करा दिया क्लोरीनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बनेगा क्या, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और इस पे हमारा हाइड्रोजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2Cl, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या था, 1 डिग्री, तो ये 1 डिग्री रेडिकल है। और इसके पास कितने अल्फा एच हैं, 3 अल्फा एच। उसी तरह सिमिलरली मैं क्या किया,
मैंने ले लिया CH3 CH2 CH3 और इस बार सेम वही कहानी, हैलोजन की रिएक्शन क्लोरीन की करवाए और हमारे पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना, ये CH और ये CH3 और यहाँ से प्रोडक्ट क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा CH3 CH CH3 और साथ में HCl और ये Cl। तो अब यहाँ पे जो रेडिकल बना है इसके पास कितने हैं 6 अल्फा H और ये 2 डिग्री रेडिकल है, ठीक है भाई। उसी तरह जब मैं 3 डिग्री लिया CH3 CH CH3 और CH3 और यहाँ पे जब रिएक्शन कराएं हैलोजन की लाइट से तो ये क्या बना, पहले 3 डिग्री रेडिकल बना, ये इस तरह से मैकेनिज्म में हमने बात किया था और यहाँ पे हैलोजन रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा CH3 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 और यहाँ पे आ जाएगा हैलोजन साथ में HCl। तो ये क्या बना है, ये बना है अपना 9 अल्फा H है इसके पास और ये है 3 डिग्री रेडिकल। अब तीनों के रिएक्शन की हम लोग हीट कैलकुलेट करते हैं, क्या, तीनों के रिएक्शन की हीट। तो अगर हम लोग इन तीनों के रिएक्शन की हीट की बात करें तो यहाँ पर बोल सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन ये कैलकुलेट करना है। तो हीट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए इसके लिए इसके लिए ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तीनों के लिए कैलकुलेट करना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री के लिए हाइड्रोजन हैलोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी 101। तो यहाँ पर अगर हीट ऑफ रिएक्शन की बात करूँ मैं, हीट ऑफ रिएक्शन की, तो हीट ऑफ रिएक्शन वो तो माइनस में होती है, तो कितनी थी इसकी -101 किलो कैलोरी। और यहाँ पर ये जो बना है ये 1 डिग्री रेडिकल, इस 1 डिग्री रेडिकल या 1 डिग्री हाइड्रोजन की वो वैल्यू कितनी थी बताओ, वो वैल्यू थी 101, अच्छा सॉरी इसकी 103 थी ना और ये 101। तो ये है अपना क्या, ये है 1 डिग्री रेडिकल और ये 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमें नेट वैल्यू क्या मिली -2 किलो कैलोरी पर मोल, ये मिली। इट मीन्स अपनी जो रिएक्शन है वो कैसी हो गई, एक्जोथर्मिक। अपनी रिएक्शन कैसी हो गई बच्चों, एक्जोथर्मिक, क्योंकि वैल्यू माइनस में आ रही है ना, नेगेटिव मतलब एक्जोथर्मिक, यानी प्रोडक्ट मोर स्टेबल है एज कंपेयर रिएक्टेंट। इसके लिए अगर बात करेंगे तो इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन ये क्या होगी, तो इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पे ये 2 डिग्री है तो HCl तो बना ही है, तो HCl की वैल्यू यहाँ पे फिक्स है और यहाँ पे 2 डिग्री बना है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 103 और प्लस कितना हो जाएगा 2 डिग्री की, 2 डिग्री हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी थी, 2 डिग्री हाइड्रोजन की वैल्यू थी 99, यही थी ना। तो ये कितना आ गया -4 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर यहीं पे मैं हीट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो ये कितना -101 और 3 डिग्री रेडिकल की वैल्यू कितनी थी 97, तो ये कितना आ गया यहाँ से -6 किलो कैलोरी पर मोल। ये वैल्यू अपने पास निकल के आई। ये सारी वैल्यू किसकी है बच्चों, हीट ऑफ रिएक्शन की। इट मीन्स देखोगे चाहे ये रिएक्शन हो रही हो या ये हो रही हो या ये, तीनों ही कंडीशन में क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि अपनी जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो तीनों ही रिएक्शन में हीट ऑफ रिएक्शन क्या है, निगेटिव है। मतलब ये सभी रिएक्शन क्या होती है, ये सभी रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। ये सभी रिएक्शन क्या होती है, एक्जोथर्मिक होती है। सभी रिएक्शन क्या होंगी, एक्जोथर्मिक। तो अच्छा इस रेडिकल की ही बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आरडीएस स्टेप में ही ये रेडिकल बनता है। ये रेडिकल कब बनता है बच्चों, आरडीएस स्टेप में। ये आरडीएस स्टेप में रेडिकल बनता है अपना। तो आरडीएस स्टेप की ही तो बात करेंगे हम लोग। आरडीएस स्टेप में रेडिकल बनता है क्योंकि ये आरडीएस स्टेप ही बताएगा कि रेडिकल स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, क्या होगा, एवरीथिंग। तो ये हमने कैलकुलेट किया किसके लिए, क्लोरीन के लिए। सिमिलरली अगर यही वैल्यू मैं ब्रोमीन के लिए कैलकुलेट करके दिखाऊं तुम्हें तो देखना
हमने ले लिया यहाँ पर CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे हमने करा दिया ब्रोमिनेशन Br2 और ये लाइट। तो यहाँ पे बना क्या 1 डिग्री रेडिकल और यहाँ पे ब्रोमीन ने अटैक किया और बना क्या लिया CH3 CH2 और ये Br, ये बना लिया। उसी तरह सिमिलरली अगर मैं 2 डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर Br2 और ये लाइट, तो यहाँ पर 2 डिग्री रेडिकल बनेगा बच्चों और ये CH3 और यहाँ से फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH Br CH3 और यहीं पे 3 डिग्री की भी बात कर लें CH3 CH CH3 और ये CH3 और यहाँ पे रिएक्शन हो गई Br2 से लाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्या बना लिया 3 डिग्री रेडिकल इस तरह से और फाइनली अपना प्रोडक्ट बन गया CH3 CH3 और ये CH3 और यहाँ पे Br। तो देखोगे तुम यहाँ पे मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों ही कंपाउंड बना रखे हैं। अब इनके लिए रिएक्शन अगर कैलकुलेट करें, अगर इनके लिए हम लोग रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये बताओ, हमने अभी पढ़ा कि HBr के लिए जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। अच्छा, सभी में HBr रिलीज होगा ना, सभी में HBr आएगा, सभी में HBr निकलेगा। और ये सारी रिएक्शन कैसी है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में ही हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। तो अब यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं इसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन का कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था बच्चों क्या कि ब्रोमीन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन कितनी होती है -87 किलो कैलोरी प्लस 1 डिग्री रेडिकल है तो 1 डिग्री की रेडिकल की वैल्यू कितनी होती है 99। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी प्लस का 11 किलो कैलोरी पर मोल, ये वैल्यू आएगी। अगर मैं इसके लिए 2 डिग्री के लिए हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ जाएगा -87 प्लस, अच्छा ये तो 99 नहीं 101 होता है ना, तो 101 होता है तो ये कितना आ जाएगा 14 और ये कितना होता है 99 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना प्लस का ये 99 तो ये आ जाएगा 2 और ये 1 12 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर मैं 3 डिग्री के लिए कैलकुलेट करूँ हीट ऑफ रिएक्शन तो ये कितना आ जाएगा -87 और 3 डिग्री हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होती है 97 तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 10 किलो कैलोरी पर मोल, यही आएगा ना बच्चों। तो तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कि इस तीनों ही कंडीशन में वैल्यू हमारे हीट ऑफ रिएक्शन की पॉजिटिव आ रही है। इट मीन्स ये तीनों रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक, ये तीनों ही रिएक्शन क्या है एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर क्लोरीन की जब रिएक्शन मैंने कराई तो हमारी हीट ऑफ रिएक्शन तीनों निगेटिव में चल रही थी, यानी कि रिएक्शन कैसी थी एक्जोथर्मिक। और यहाँ पर डेल्टा H हमारा पॉजिटिव आ रहा है हर बार, यानी कि इसका मतलब ब्रोमीन का एडिशन या ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन FRS फ्री रेडिकल क्या होता है एंडोथर्मिक। तो ये तो बात पहले हमें क्लियर हो गई कि ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन या ब्रोमोनेशन क्या होता है एंडोथर्मिक और हैलोजन इट मीन्स क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है एक्जोथर्मिक। ये दो बात क्लियर है सभी को कि कैसे क्लोरीनेशन एक्जोथर्मिक होता है और ब्रोमिनेशन एंडोथर्मिक होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारा क्लोरीनेशन और ये क्या है तुम्हारा ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन तो ब्रोमिनेशन कैसा होगा बच्चों एंडो और क्लोरीनेशन कैसा होता है एक्जो। ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो क्लोरीनेशन एक्जो होता है, ब्रोमिनेशन एंडो होता है और ये मैंने तुम्हें कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। इसको अब नोट करो, फिर उसके बाद तुम्हें मैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या रूल बताता हूँ कि क्या ऐसा हुआ है।
नोट किया क्या सभी ने? चलो नोट कर लिया तो अब तुम्हें मैं बताता हूं इनका एनर्जी प्रोफाइल, कि ये एनर्जी प्रोफाइल कैसे होगी और ये क्या रिएक्ट करेंगे। फिर फाइनली मैं तुम्हें पूरे रिएक्शन का एक चीज़ बता दूंगा कि क्यों क्लोरीन में मेजर प्रोडक्ट नहीं बना था और ब्रोमीन में मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री बना था। भाई ओवरऑल तो हमें यही समझना है ना कि क्लोरीन में 3 डिग्री क्यों मेजर नहीं बना था और ब्रोमीन में क्यों बन गया। तो उसी को मैं तुम्हें समझाने के लिए पहले सारी टॉपिक और सारी बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, अब देखना यहाँ पर अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो क्लोरीनेशन एक टॉपिक है अपना, क्या? क्लोरीनेशन। और ये कैसा होता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और एक है अपना ब्रोमिनेशन, जो कि कैसा होता है? एंडोथर्मिक। क्यों होता है अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। अब इनका मैं एनर्जी प्रोफाइल का ग्राफ बनाता हूँ। तो ये ग्राफ, इधर पे है हमारी एनर्जी E, इधर पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। उसी तरह सिमिलरली ब्रोमीन के लिए भी बात कर लेते हैं। इधर पे है अपनी एनर्जी और इधर पे क्या है? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखना क्लोरीन का एक्जोथर्मिक है, तो एक्जोथर्मिक का ग्राफ हमने थर्मोडायनेमिक से पढ़ रखा है क्या, कि सर एक्जोथर्मिक का ग्राफ जो होता है उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, सॉरी रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। तो एक ग्राफ ऐसे बनेगा, एक ग्राफ ऐसे बनेगा और एक ग्राफ ऐसे बनेगा। और यहाँ पर ये क्लोरीन है जो कि फ्री रेडिकल बना करके बैठा है और इसके साथ ये हाइड्रोजन और यहाँ पे कोई कार्बन है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे इधर पे क्या होता है अपना बताओ? इधर पे होता है रिएक्टेंट और इधर पे क्या होता है बताओ? इधर पे होता है अपना प्रोडक्ट। ये हमने थर्मो में पढ़ रखा है। सिमिलरली अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ यहाँ से चालू होगा, ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल और साथ में ये हाइड्रोजन और ये कार्बन ऐसे, और इसका ग्राफ यहाँ से चालू होता है इस तरीके से। ये ऐसे। तो हमें पता है इधर पे क्या है? रिएक्टेंट, और इधर पे क्या है बताओ? प्रोडक्ट। यही होता है। देखो अब देखोगे तो इसके जो ये जो एनर्जी की डिफरेंस होती है ये वाली, ये एनर्जी की डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते थे? ट्रांजिशन एनर्जी। ये ट्रांजिशन एनर्जी और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर देखोगे तो इन ग्राफ के बीच में बहुत कम गैप है और इनके ग्राफ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी गैप होती है ना, यहाँ पर ये जो एनर्जी गैप होती है ये कितनी होती है? 1 किलो कैलोरी पर मोल। और यहाँ पे जो एनर्जी गैप होती है ना, ये वाली या ये वाली, ये कितनी होती है? 2 किलो कैलोरी पर मोल। तो एनर्जी का डिफरेंस या गैप ज़्यादा होता है, इसलिए इन ग्राफ के बीच में गैप ज़्यादा होती है क्योंकि इनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो ये लो टेम्परेचर पे एक्जोथर्मिक होती हैं, इजीली रिएक्ट करती हैं, और ये इजीली रिएक्ट नहीं करता, या ये बोले कि ये सेलेक्टिव होता है इसलिए ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता। अब कंडीशन क्या है? तीनों ही कंडीशन में यहाँ पे बताओ क्या बनेगा? ये तुम्हारा 3 डिग्री का है, ये तुम्हारा 2 डिग्री का है और ये तुम्हारा 1 डिग्री का है। इधर भी सिमिलरली ये 3 डिग्री का ग्राफ है, ये 2 डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। तो इसमें ऐसा क्यों है, इसमें ऐसा क्यों है?
क्योंकि क्लोरीन का रिएक्शन कैसा चल रहा है, एक्जोथर्मिक इनके ग्राफ के बीच में 1 to 3 डिग्री के बीच में 1 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है, जबकि इसके बीच में 2 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस होता है। और इन्हीं डिफरेंस के कारण ब्रोमीन का जो होता है 3 डिग्री मेजर प्रोडक्ट होता है, जबकि क्लोरीन का 3 डिग्री माइनर प्रोडक्ट हो जाता है। यही है रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। तो अब यहाँ पर हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कि इसकी रिएक्शन एक्जो है, इसकी एंडो है। तो इसका 3 डिग्री माइनर क्यों बना, इसका 3 डिग्री मेजर क्यों बना, ये ग्राफ इस बात को बताता है। और इसको बोलते हैं हेमंड पोस्टुलेट, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये सारे ग्राफ और क्या बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल का ग्राफ हमारा बनता है। अब इसी में हम लोग अगर आगे बात करें तो ऐसा क्या हुआ, तो यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझ सकते हैं कि क्या ऐसा ब्रोमीन में हुआ था जिसके कारण, या यहीं पर हम लोग बोले कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के रेडिकल के फॉर्मेशन की रेट क्या होती है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल बाय क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये क्या होता है, इसके लिए अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर उसके बाद 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन। और जो वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, इसके लिए वैल्यू होती है 5, इसके लिए होती है 3.8 और इसके लिए होती है 1। ये सारी वैल्यू बेटे किलो कैलोरी में होती है, किलो कैलोरी पर मोल में। ये सारी वैल्यू किलो कैलोरी पर मोल में चलती है। ये रेशियो आया, ये रेशियो है। 3 डिग्री के लिए 5 किलो कैलोरी पर मोल, 2 डिग्री के लिए 3.8 और 1 डिग्री के लिए 1 किलो कैलोरी पर मोल। और यही जब बात तुम ब्रोमीन के लिए देखोगे ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल बाय ब्रोमीन फ्री रेडिकल, तो इसके लिए ये बात थोड़ी सी अलग होती है। होता इसके लिए भी है 3 डिग्री हाइड्रोजन, देन 2 डिग्री हाइड्रोजन और सबसे लेस 1 डिग्री हाइड्रोजन। लेकिन इसके 3 डिग्री की वैल्यू होती है 1600 किलो कैलोरी पर मोल। और इसके लिए जो 2 डिग्री की वैल्यू होती है ना, ये बहुत ही कम, कितना समथिंग 82 के आसपास होती है। तो इसका देखो 3 डिग्री का कितना रेट है, 1600 किलो कैलोरी। इसका कितना है, 5 किलो कैलोरी। इसलिए क्लोरीन का मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री वाला केटाया, 3 डिग्री वाला रेडिकल नहीं बनता। और इसका कितना है 82 और रेशियो 1, सारी वैल्यू किलो कैलोरी में, ध्यान रखना। तो ये मेजर डिफरेंस है। ये चीजें तुम्हें समझ आ रही है, ये वाली बात, ये कि यहाँ पर क्लोरीन जो रेडिकल बनाता है ना 3 डिग्री, क्लोरीन के 3 डिग्री का जो रेडिकल बनता है उसकी वैल्यू होती है 5 किलो कैलोरी पर मोल। ब्रोमीन जो रेडिकल बनाता है ना उसकी वैल्यू होती है 1600 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए ये 3 डिग्री मेजर प्रोडक्ट बनाता है और ये 3 डिग्री को मेजर प्रोडक्ट नहीं बना पाता। क्या ये बात, ये ग्राफ, ये चीज़ें तुम्हें समझ आई क्या? अब हमें ये वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को हम लोग यूज करके 2-3 एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कैसे परसेंटेज यील्ड होता है और कैसे ये चीज़ काम करती है। तो अभी मैंने ग्राफ और ये तुम्हें रेडिकल के फॉर्मेशन की रेट बताई है। अब इनका यूज करेंगे और आगे समझते हैं कि क्यों क्लोरीन का जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है वो माइनर प्रोडक्ट बनाता है जबकि इसका मेजर बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये 1600 कैलोरी एनर्जी देगी और ये 5 किलो कैलोरी। इसके कंपेयर में ये कहाँ ख़त्म है, समझा क्या? इसलिए ब्रोमीन 3 डिग्री मेजर देता है जबकि क्लोरीन माइनर देता है, 1 डिग्री वो मेजर देता है। क्यों? अभी एग्जाम्पल करके और समझेंगे। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। चलो नोट कर लिया क्या भाई? आ जाओ। अब इसको मैं तुम्हें क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों का एक एक एग्जाम्पल से दिखाता हूं कि कितना वैल्यू आता है, कितना परसेंटेज बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है।
जनरली पता नहीं चलता लोगों को कि क्या हो रहा है इसमें। अब हम लोग फाइनल तुम्हें बता रहे हैं, एक तरफ क्लोरीन लेते हैं और एक तरफ ब्रोमीन लेते हैं, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट बना के देखते हैं। इधर पे मैंने लिया आइसोब्यूटेन और यहाँ पे करा दिया क्लोरीनेशन, ठीक है। तो अपना जो प्रोडक्ट बना CH3 CH CH3 CH3 और यहाँ पे ये Cl, साथ में यहीं पे क्या बन जाएगा CH3 CH CH2 CH3 और ये Cl, ये बना प्रोडक्ट, ठीक है। हमने क्या बताया था यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कैसा है बच्चों, ये हाइड्रोजन है 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या है ये 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो जो रेडिकल बनेगा यहाँ पे 3 डिग्री बनेगा, इसके लिए 1 डिग्री। तो अब कैलकुलेट करते हैं कि इनका परसेंटेज इल्ड कितना आता है। क्या अब कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज इल्ड कितना आएगा। तो अगर परसेंटेज इल्ड की बात करें 1 डिग्री और 3 डिग्री दोनों की, तो उसी को हम लोग चेक कर रहे हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, रिलेटिव रेट फॉर्मेशन, रिलेटिव रेट फॉर्मेशन, यहाँ पे रिलेटिव रेट फॉर्मेशन, इन दोनों का रेट हम लोग देख रहे हैं कि कौन कितना परसेंट में बनता है। तो रिलेटिव रेट फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री हैलाइड, ऑफ 3 डिग्री हैलाइड, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो रिलेटिव रेट फॉर्मेशन के लिए, इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है बच्चा 1, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी थी 5, सॉरी 3 डिग्री की, और 1 डिग्री हाइड्रोजन के 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने 1, तो ये क्या हो गया एनर्जी, और ये क्या हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 1, तो वैल्यू कितनी है यहाँ से 5 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं 1 डिग्री की बात कर लूँ, किसकी, यहीं पे मैं 1 डिग्री की बात कर लूँ, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, सॉरी हाँ ठीक है। अब यहीं पे मैं 1 डिग्री की अगर बात करूँ तो बताओ 1 डिग्री यहाँ पे कितने हैं, अरे बोलो भाई 1 डिग्री यहाँ पर कितने हैं 3 3 6 3 9। तो अगर यहीं पे मैं बोलूँ रिलेटिव रेट फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री हैलाइड, रिलेटिव रेट फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री हैलाइड, तो यहाँ पर 1 डिग्री यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, तो 3 बार यहाँ से 3 बार यहाँ से 3 बार यहाँ से, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है बच्चों 9, और 1 डिग्री हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है 1 किलो कैलोरी पर मोल, ये इसकी एनर्जी है। तो अगर हम लोग रिलेटिव रेट निकालें तो क्या सभी को समझ आ रहा है कि सर यहाँ से रिलेटिव रेट यानी रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन RF, इसको भी मैं क्या बोलता हूँ RF, रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये कितना होगा, यहाँ पे एनर्जी अपनी कितनी है 1 और हाइड्रोजन कितने 1 डिग्री 9, तो ये कितना आ गया 9 किलो कैलोरी पर मोल, ये आया। तो 1 डिग्री के लिए एनर्जी आई अपने पास 9 और 3 डिग्री के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी आई 5, ये समझ आ रहा है। तो अब यहाँ पे परसेंटेज इल्ड निकालते हैं कि ये कितना परसेंट बना, ये कितना परसेंट बना। तो अगर परसेंटेज इल्ड की बात करें तो परसेंटेज इल्ड तो टोटल कितना है 9 + 5 14, जिसमें से 3 डिग्री कितना है 5, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं सेल्फ बाई टोटल, तो सेल्फ कितना है 5 किलो कैलोरी, टोटल कितना है 5 और 9 14 मल्टीप्लाई 100। और इसके लिए अगर बात करें तो इसके लिए बताओ परसेंटेज इल्ड ये कितना आ जाएगा, इसके लिए सेल्फ ये कितना बना है 9 किलो कैलोरी, टोटल कितना है 9 + 5 14 किलो कैलोरी मल्टीप्लाई 100। तो अब इसको तुम सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा बताओ, ये क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये समथिंग 35 आ जाएगा ना,
14, 28, 14, 42, तो मतलब 35% के अप्रॉक्स में आ रहा। और ये कितना आ जाएगा 65% के अप्रॉक्स में। तो यही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, क्या यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 3 डिग्री हाइलाइड या 3 डिग्री क्लोरीन मेजर बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। ये क्या बन गया माइनर, और ये क्या बन गया मेजर। रीजन अभी पीछे देखा क्या कि इसकी रिएक्शन जो होती है एक्जोथर्मिक होती है, ये रिएक्टिव होता है। मतलब ये चाहता है कि जल्दी से रिएक्ट कर ले। कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा इसको मतलब ही नहीं है। इसको इससे मतलब ही नहीं है क्लोरीन को कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा माइनर क्या बनेगा। इसको क्या जल्दी है कि 3 डिग्री हाइलाइट मोर स्टेबल है, जल्दी से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना ले। और ये जल्दीबाजी के चक्कर में क्या कर दिया, अपना नुकसान कर दिया, माइनर प्रोडक्ट बना लिया 3 डिग्री, और यहाँ पे ये मेजर बन गया। ब्रोमीन ऐसा नहीं करता, ब्रोमीन सेलेक्टिव है, वो सोच समझ के रिएक्शन करता है। तो क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है, क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है। इसको देखा कि 3 डिग्री मिल रहा है, 3 डिग्री पर तुरंत रिएक्ट कर लिया और यहाँ पे क्या बना लिया माइनर प्रोडक्ट। मेजर तो ये बनना चाहिए, लेकिन ब्रोमीन ऐसा नहीं है, ब्रोमीन सेलेक्टिव है। ये क्या है क्लोरीन रिएक्टिव, क्लोरीन क्या है मोर रिएक्टिव। अगर मैं बात करूं क्लोरीन रेडिकल की तो ये क्या होता है बच्चों मोर रिएक्टिव। अगर मोर रिएक्टिव है तो ये बताओ क्या होगा, लेस सेलेक्टिव होगा ना। इसको इससे मतलब ही नहीं है कि मेजर बन रहा है या माइनर, इसको तो बस इससे मतलब है कि जो जल्दी से बना उसी पे अटैक कर दो। इसको इंतजार ही नहीं है, पेशेंस ही नहीं है कि 1 डिग्री पे भी अटैक करके देख ले क्या बनता है। वो तो हम लोग चेक कर रहे हैं ऐसा हुआ हो। ठीक, अब आ जाओ, अब यही पूरी कहानी ब्रोमीन पे करते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्रोमिनेशन किया, CH3 CH3 और यहाँ पर CH3, और यहाँ पे हमने करा दिया ब्रोमिनेशन। ठीक है, और ब्रोमिनेशन कराए तो एक बार प्रोडक्ट बना अपना 3 डिग्री, और एक बार प्रोडक्ट बना 1 डिग्री। और यहाँ पर जुड़ गया कौन ब्रोमीन, और यहाँ पे ब्रोमीन। तो अब इन दोनों का हमने रिएक्टिविटी निकाला। तो यहाँ पे बताओ फिर से वही कहानी, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 1, और 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है बच्चों 9। तो रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन की कितनी आ जाएगी, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी थी 1600 किलो कैलोरी, और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है 1, तो ये कितना आ गया 1600 किलो कैलोरी पर मोल। ये इसकी वैल्यू आई। ठीक है, और अगर रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन ये किसकी है 3 डिग्री की, और अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन के रिलेटिव रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर 1 डिग्री कितने हैं, 1 डिग्री की एनर्जी की वैल्यू 1 थी और 1 डिग्री हाइड्रोजन 9 है, तो यहाँ पे आया एनर्जी 9 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ से हमने परसेंटेज यील्ड निकाला, परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड सेल्फ है, ये कितना बना है 3 डिग्री 1600, टोटल कितना है 1609 1609, और मल्टीप्लाई कितना कर दो 100 से। उसी तरह अगर इसकी बात करें 1 डिग्री की तो इसका परसेंटेज यील्ड कितना है, इसका है सेल्फ कितना है ये 9, और टोटल कितना है 1609 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई ना बच्चों बहुत ही शॉकिंग आया। क्या, इसका जो वैल्यू है 99.43% निकल के आया, और ये वैल्यू कितनी आई 0.57%। अब तुम्हें पता चला कि ब्रोमीन जो है मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री ही बनाएगा। ये यहाँ पर ये मेजर है और ये क्या है माइनर, जबकि यहाँ पर ये क्या है मेजर और ये क्या है ट्रेसेस या माइनर बोल दो। भाई ये ट्रेसेस वही तो है, ये बहुत ज़्यादा थोड़ी बन रहा है, ट्रेसेस ही तो बन रहा है। तो यही मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है, जो पहले इसको दिख गया उसी से रिएक्ट कर लेगा, बाद में देखेगा क्या नुकसान हुआ क्या बना। तो इसको 3 डिग्री हाइड्रोजन दिखा, 3 डिग्री इसने
अटैक कर दिया और सीधे बना लिया प्रोडक्ट, और इसको बाद में पता चला हो ये तो लफड़ा हो गया, ये तो माइनर प्रोडक्ट बन गया। ब्रोमीन ऐसा नहीं है, ब्रोमीन बहुत सोच समझ के काम करता है, ब्रोमीन सेलेक्टिव होता है। और ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन कैसा होता है बताओ? एंडोथर्मिक। तो ब्रोमीन ऐसा नहीं है कि जो मिला अटैक कर दो प्रोडक्ट बना लो, नहीं। ब्रोमीन देखता है कहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, और इसलिए ब्रोमीन 3 डिग्री पर मेजर बना लेता है और 1 डिग्री पर क्या बनाता है? माइनर या ट्रेसेस। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है ये क्या होता है? ये मोर सेलेक्टिव होगा। ये क्या होगा? मोर सेलेक्टिव। लेकिन क्या होगा? लेस रिएक्टिव। मतलब ये किसी को भी देख करके रिएक्ट नहीं करेगा, ये सोच समझ के रिएक्शन करेगा। ब्रोमीन सोच समझ के रिएक्शन करता है, जबकि क्लोरीन जो मिला रिएक्शन कर लो। तो सेलेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये किसी पे भी अटैक करके प्रोडक्ट नहीं बनाने का चाहेगा। लेकिन क्लोरीन को आग लगी है कि बस जल्दी से रिएक्ट करो और प्रोडक्ट बनाओ, इसलिए क्लोरीनेशन क्या होता है? सेलेक्ट है, रिएक्टिव। और ब्रोमिनेशन क्या होता है? सेलेक्टिव। ये कहीं भी अटैक नहीं करता, ये देख लेता है पहले पूरा मामला, फिर उसके बाद अटैक करता है। तो क्या ये बात तुम्हें समझ आई, रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी, कि क्लोरीन मोर रिएक्टिव है लेकिन लेस सेलेक्टिव है। मतलब उसको कोई मतलब नहीं है कहाँ पे अटैक करना है, क्या बनेगा, कुछ नहीं, जो मिला अटैक कर दो। ब्रोमीन कहीं पे भी अटैक नहीं करता, ये देखता है कि 1 डिग्री पे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा या 3 डिग्री पर। तो इसको पता चला कि 3 डिग्री पे ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, इसलिए ये 3 डिग्री पर क्या करता है? अटैक करता है और मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। यही है रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। समझा क्या? चलो तो इसको नोट करो, फिर तुम्हें इस पूरे कहानी का एक समरी बताते हैं। इस पूरे कहानी का तुम्हें समरी बताते हैं। चलो नोट कर लिया। अब रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी का मैं तुम्हें समरी और कहानी बता रहा हूं, इसको नोट करो। और उसके बाद अब याद क्या रखना है और कैसे रखना है वो समझना। अब ओवरऑल मैं तुम्हें बता रहा हूं कि याद क्या रखना है। ये तो सब कुछ ठीक है, ये तो पता चल गया कि क्लोरीन जो है रिएक्टिव है, जो देखा उसी को अटैक करके प्रोडक्ट बना दिया। और ब्रोमीन सेलेक्टिव है, किसी पे भी नहीं, पहले वो चेक करता है कि कहाँ मेजर बनेगा, क्योंकि उसकी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। समझा? अब चलो तो देखना, अपने पास जब हम लोग क्या कराते हैं रिएक्शन, तो देखो मैं ले रहा हूँ अलग अलग रिएक्टेंट और अलग अलग चीज़ें, ताकि तुम्हें मैं मोरल ऑफ द स्टोरी रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी पूरे कहानी का एक लाइन में बता दूं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे है फ्लोरीन और ये लाइट, ये है क्लोरीन और ये लाइट, ये है ब्रोमीन और ये लाइट, और ये है आयोडीन और ये लाइट। तो इस सभी को क्या बोलेंगे? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। और इनका रिएक्शन का पाथ क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, FRS। मैंने तुम्हें मैकेनिज्म में बताया है ये। तो अब देखना, अगर ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या क्या बनेगा। देखो अगर ये प्रोडक्ट बनाएगा तो यहाँ से बनता है CH3CH2F, यहाँ से CH3CH2Cl, यहाँ से CH3CH2Br, और यहाँ से CH3CH2I। ये बना, और साथ में इनके क्या बन गया? HF। यहाँ पे क्या बना? HCl। यहाँ पे क्या बना? HBr। और यहाँ पे क्या बना? HI। अब देखो हुआ क्या, तो ये सभी लोग रेडिकल बना लिए और ये प्रोडक्ट। अब सभी को समझ में आएगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे 1s और ये 2p, ये जब ओवरलैपिंग होगी तो वेरी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, तो वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी इनको ब्रेक करोगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो ये हाईली एक्जोथर्मिक होगा। यानी कि ओवरऑल मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ कि जब फ्लोरीनेशन कराते हैं ना,
तो फ्लोरिनेशन आर हाईली एक्जोथर्मिक, मतलब ये रिएक्शन करता ही नहीं है, या ये बोले इन जनरल फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता है। इसको रिएक्शन कराते हैं ये सीधे धुआं धुआं कर देता है, यानी ऐसा बनता ही नहीं है। ये तो मैंने कर दिया है तुम्हें समझने के लिए, लेकिन ये रिएक्शन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो HF बनता है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है सभी हेलोजन में, तो ये एक्सप्लोजिव कर जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पर ये एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजन। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है। क्लोरीन में देखोगे तो ये क्या बना, 1s2p, ये ओवरलैपिंग, इसमें 1s3p, ये ओवरलैपिंग, और इसमें सॉरी इसमें 3p होगा ना, इसमें 4p, और इसमें 1s5p। तो ऊपर से नीचे जैसे आ रहे हो, बॉन्ड क्या होते जा रहा है, वीक होते जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या, रिएक्टिविटी, यहाँ पर बात क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, हेलोजन टुवार्ड्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इन एल्केन। ये क्या होता है सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये दोनों रिएक्शन कैसी होती है, एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक। और ये कैसी होती है, स्लाइटली एंडोथर्मिक, या एंडो बोल दो। और ये हाईली एंडोथर्मिक, हाईली एंडोथर्मिक। और अगर जनरली बात करें, लो इसको भी मैं हटा दे रहा, तो ये क्या होता है, हाईली एक्जोथर्मिक, हाईली एक्जोथर्मिक। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, कहाँ से आया है, यहीं से, क्योंकि ये सब RDS स्टेप से चलती है। तो जितना स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वही तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन क्लोरीन और ब्रोमीन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ब्रोमीन का ब्रोमिनेशन स्लाइटली एंडोथर्मिक होता है, आयोडीन हाईली एंडोथर्मिक होता है। क्लोरीन एक्जोथर्मिक होता है, फ्लोरीन हाईलो एक्जोथर्मिक, मतलब इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर इसको एल्केन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्लास्ट कर जाता है, धुआं धुआं पूरा माहौल कर देगा। और ये आयोडीन इतना सुस्त व्यक्ति है कि ये रिएक्शन ही नहीं कर पाता। या ये बोलो कि यहाँ पे जो HI बनता है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसलिए ये क्या करता है, वापस से उधर ही चला जाता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी फ्री रेडिकल का एल्केन के लिए क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1s2p ओवरलैपिंग बनती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पहली बात। उसके बाद जो तुम्हें दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जब ये लोग हैलोजिनेशन करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इस तरह से फ्री रेडिकल बना लिए सभी लोग। अब ये सभी फ्री रेडिकल जैसे ही बना करके तैयार बैठे हैं, फ्री रेडिकल बना करके सभी लोग तैयार बैठे हैं, ठीक है। अब फ्री रेडिकल ये सभी लोग बना करके तैयार बैठे हैं, तो अब इसको मैं तुम्हें एक स्टोरी से रिलेट करके बताता हूँ कि होता क्या है। एक दिन क्या हुआ कि इन सभी को विवाह करने की इच्छा हुई कि चलो भाई किसी कन्या से शादी किया जाए। तो शादी के लिए जो बात थी, सभी लोगों का क्या था कि कुछ लोगों ने सोचा कि हम तो शादी करेंगे किससे, कैटरीना से। किससे शादी करेंगे, कैटरीना से। जो कैटरीना कैफ थी, ये कैटरीना कैफ जो थी, इससे लोग शादी करना चाहते थे। अब कैटरीना कैफ से सभी शादी करना चाहते थे, लेकिन जब बात आई तो क्या कैटरीना कैफ ही ऐसी एक्ट्रेस या हीरोइन है क्या? नहीं, बहुत सारी एक्ट्रेस या हीरोइन हैं जिससे लोग शादी करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि आसपास में ही आलिया भट्ट भी थी। ये लो आलिया भट्ट थी, तुम्हारी आलिया भट्ट थी। यहीं पे
कृति सेनन थी, ये लो। और यहीं पे आसपास में घूम रही थी करीना, ये लो, करीना कपूर। और ये सारी कहानी कहाँ चल रही है? मुंबई में। ठीक है भाई, तो ये पूरी कहानी मुंबई के अंदर चल रही है। तो लोगों का क्या था कि शादी करना है, और शादी किससे करनी है? कैटरीना से। और ये सब मुंबई में थी। अब एक दिन क्या हुआ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों तैयार बैठे थे कि भाई मैं तो शादी करूंगा कैटरीना से ही, लेकिन पहले मैं बात करूंगा क्लोरीन और ब्रोमीन की। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में जो क्लोरीन था ये कैसा था बच्चा? ये था रिएक्टिव। ये कैसा था? रिएक्टिव। और ये जो ब्रोमीन था ये था सेलेक्टिव। ये इन दोनों की बात कर रहा हूं पहले, फिर उसके बाद सभी की बात करूंगा। तो क्लोरीन रिएक्टिव था, ब्रोमीन सेलेक्टिव था। ब्रोमीन सेलेक्टिव था तो ये क्या किया? अपने घर से निकला और ऑटो लिया, टम्पू में बैठा, चल दिया स्टेशन की ओर कि स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे और निकलेंगे कहाँ? सपनों की नगरी मुंबई में। और सपनों की नगरी में ये मुंबई में पहुंच गया। पहुंच करके गया तो इसको करीना की पूर दिखी मुंबई में। तो बोला नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का टारगेट क्या है? कैटरीना, कार्बन 3 डिग्री। समझ रहे हो तुम लोग? आ जाओ। तो ब्रोमीन का टारगेट है कि कैटरीना शादी करना। इसको करीना मिली, ये बोला नहीं नहीं, इससे मुझे शादी नहीं करनी है। फिर आगे गया तो मुझे इसको कृति सेनन, तो बोला नहीं नहीं, मैं इससे भी शादी नहीं करूंगा। फिर आगे गया तो मिली आलिया भट्ट, बोला नहीं मैं इससे भी शादी नहीं करूंगा। फिर फाइनली इसको कौन मिल गई? कैटरीना। फाइनली कौन मिल गई? कैटरीना। कैटरीना कौन है बताओ? कैटरीना है 3 डिग्री। कैटरीना है 3 डिग्री रेडिकल। कैटरीना कौन है? 3 डिग्री रेडिकल। तो इसको तो शादी 3 डिग्री रेडिकल से करना है। तो ये गया और 3 डिग्री रेडिकल, इट मीन्स कैटरीना से बात किया कि मैं तो शादी करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं बताओ? तो लफड़ा हो गया कि कैटरीना कैफ कैसी थी? विकी कौशल के साथ शादी कर ली। तो बोला ठीक है कोई ना, लेकिन कम से कम मैं तुमसे मिल लिया, यही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। इट मीन्स मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो देखो, ब्रोमीन के पास करीना भी आई थी शादी का रिश्ता लेके, कृति सेनन भी आई थी, आलिया भी आई थी। इन सभी को ब्रोमीन ने ठुकरा दिया और सीधे भाई ने सेलेक्ट किसको किया? कैटरीना को। वो अलग बात है कि इसका किस्मत खराब था, विकी कौशल लेके चला गया। लेकिन ये कैटरीना तक पहुंचा, जबकि क्या इसको ये ऑप्शन नहीं मिल रहे थे? क्या मिल रहे थे? मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री रेडिकल मिल रहे थे इसको ऑप्शन में, लेकिन ब्रोमीन बोलता है नहीं नहीं, मैं इनसे शादी नहीं करूंगा, करूंगा तो कैटरीना से ही, यानी 3 डिग्री से। अब एक दिन क्लोरीन का भी इच्छा जागा कि नहीं भाई, शादी तो मुझे भी करना है। टारगेट इसका भी था कि मैं भी शादी करूंगा कैटरीना से ही, 3 डिग्री रेडिकल से ही। समझ रहे हो बात? तड़प तो दोनों को लगी है। तो ब्रोमीन तो अपना काम कर लिया। अब यही देखा देखी क्लोरीन भी निकल लिया कि मैं भी चलता हूं शादी करने। और क्लोरीन निकल दिया, ऑटो में बैठा और स्टेशन चल दिया। स्टेशन गया और स्टेशन जाते ही इसको रास्ते में ही, स्टेशन पे ही एक अच्छी सी खूबसूरत बंदी मिल गई। अब क्लोरीन का मन माना नहीं, अंदर तो आग लगी है कि शादी करना है, शादी करना है, शादी करना है, बम्बई जाना है, कैटरीना से करना है। लेकिन इसके अंदर आग बहुत ज़्यादा लगी है, इसको तो बस शादी करने से मतलब है। अब ये निकला रास्ते में, स्टेशन पे पहुंचा, स्टेशन पे ही इसको मिल गई बंदी। इसको स्टेशन पे ही क्या मिल गई? बंदी। और ये स्टेशन पे ही क्या कर लिया बच्चों? शादी कर लिया। इसको यहीं पे पसंद आ गई। तो मतलब इसको क्या है, इसको जो मिला, टारगेट तो था इसका भी 3 डिग्री, लेकिन इसको जो मिला उसी से शादी कर लिया। इसको जो मिला उसी से शादी कर लिया। यानी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, इसके अंदर आग बहुत ज्यादा थी, तड़प बहुत ज्यादा थी। समझा क्या? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव था, स्टेशन पे जो बंदी मिली उसी से शादी कर लिया। अब ब्रोमीन सिलेक्टिव था, इन्होंने सभी को ठुकराया, कैटरीना को पसंद किया और वहां तक मिलने भी गया। क्लोरीन से रहा नहीं गया, इसकी तड़प बुझी नहीं रही है, अंदर आग ही इतना लगी है। रास्ते में गया, स्टेशन पे इसको लड़की मिल गई, शादी कर लिया, काम खत्म। और आयोडीन की बात करें तो आयोडीन सबसे वेला आदमी, ये सबसे वेला आदमी, एकदम फ्री आदमी, एकदम फर्जी आदमी, ये बहुत ही फर्जी है, एकदम सुस्त वेला आदमी है। तो ये बहुत ही फर्जी और वेला है। ये बोलता है कि अगर ये कैटरीना से शादी किया है तो मैं इससे भी बड़ी हीरोइन, मतलब हॉलीवुड में शादी करूंगा।
इसका देख रहे हो मतलब गरीबी का लेवल, सपने कहाँ तक सज रहा है, हॉलीवुड में शादी करेगा। बॉलीवुड में इससे नहीं हो रहा है काम, हॉलीवुड जाएगा अब ये। तो अब ये हॉलीवुड में चला गया, ये कहाँ चला गया, अब ये हॉलीवुड में चला गया कि भैया मैं तो हॉलीवुड में ही शादी करूँगा। इधर छोटी मोटी जगह में मुंबई वगैरह ये इसके लिए छोटा हो गया, हॉलीवुड में शादी करेगा। तो ये हॉलीवुड में चला गया शादी करने। तो आयोडीन क्या हो गया, मोर सेलेक्टिव एज कंपेयर ब्रोमीन। अब एक दिन इन सभी को देखते हुए फ्लोरीन को भी इच्छा हुई कि मैं भी शादी करूंगा, और फ्लोरीन ने भी प्लान कर लिया कि मुझे भी शादी करना है, मैं भी जाऊंगा सपनों की नगरी मुंबई में और वहाँ पे शादी करूंगा। लेकिन फ्लोरीन के अंदर इतनी तड़प और आग लगी थी कि रहा नहीं गया इससे। ये घर से निकला और ऑटो में बैठा, और ऑटो में ही जो इसको जिंदा पहली लड़की दिख गई। ये ऑटो में बैठा और इत्तेफाक से उठी ऑटो में एक लड़की भी बैठी थी। इसको पहली जो जिंदा लड़की दिख गई उसी से इसने शादी कर लिया, इससे रहा ही नहीं गया। इसके अंदर इतनी तड़प थी कि रहा नहीं गया। फ्लोरीन क्या किया, ऑटो में जो जिंदा लड़की दिखी उसी से शादी कर लिया। तो इसका मतलब फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, कम सेलेक्टिव है। इसको उससे मतलब ही नहीं है कौन है, भाड़ में जाए, जो पहली जिंदा लड़की दिख गई उसी से निकाह करो, काम खत्म। क्लोरीन थोड़ा एफर्ट किया, कम से कम बम्बई जाने का सपना सजाया, स्टेशन तक गया। ब्रोमीन स्टेशन, आयोडीन फर्जी व्यक्ति कहाँ चल दिया, हॉलीवुड। बॉलीवुड की बात ही नहीं हो रही है, ये हॉलीवुड जा रहा है शादी करने। तो क्या तुम्हें ये समझ में आया कि अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है, सेलेक्टिविटी बढ़ रही है, सेलेक्टिविटी बढ़ रही है। यानी आयोडीन सबसे ज़्यादा सेलेक्टिव है, ये क्या है, मोर सेलेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, हाईली एंडोथर्मिक। और फ्लोरीन क्या होता है, मोर रिएक्टिव। इसके अंदर तड़प इतनी ज़्यादा थी कि रहा ही नहीं गया, जो पहली जिंदा लड़की इसको दिखी उसी से शादी कर लिया। आयोडीन की बात ही एकदम अलग चल रही है, हवा में, हॉलीवुड से शादी करेंगे। तो ओवरऑल ये स्टोरी है कि जब तुम ऊपर से नीचे आओगे तो सेलेक्टिविटी क्या होती है बच्चों, ये सेलेक्टिविटी इंक्रीज होती है। आयोडीन हाईली सेलेक्टिव होता है। और जब तुम इधर से इधर जाओगे, इधर डाउन से अप, तो इधर पे रिएक्टिविटी बढ़ती है, यानी कि फ्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है। इसको उससे मतलब ही नहीं है किससे रिएक्शन करना है, जो पहली जिंदा लड़की मिल गई, मतलब इसको इससे कोई मतलब नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसलिए ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, जो मिला धुआं कर देगा, पूरा जिंदगी तबाह कर देगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि किससे शादी करना है, जो पहली जिंदा लड़की दिखी उसी को उड़ा दो। क्लोरीन थोड़ा सा सेलेक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। ब्रोमीन स्लाइटली एंडोथर्मिक, आयोडीन हाईली एंडोथर्मिक। इसलिए आयोडीन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होता है, और फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आज के बाद ये स्टोरी तुम्हें समझ आ गई। आज के बाद कभी भी रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में कंफ्यूज तो नहीं होगे, भूलोगे तो नहीं। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी है रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी की। ब्रोमीन को मतलब है सेलेक्ट करके शादी करना, फ्लोरीन को कोई मतलब नहीं है, जो जिंदा पहली लड़की दिखी शादी करो, काम खत्म। हाईली एंडोथर्मिक धुआं कर देगा, पर खच्चे उड़ा देता है बच्चों। आ जाओ, तो इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं क्या क्या होता है। और चलो, नोट कर लिया क्या बच्चों, ये स्टोरी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और ये स्टोरी भूलना मत। रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी तुम्हारे चुटकियों में 2 सेकंड में कोई भी पूछ ले, आधी रात को तुम बता देना। अब आ जाओ, अब तुम्हें मैं छोटे छोटे 1-2 पॉइंट बता देता हूं, और यहां पर ये पूरी कहानी को ख़त्म करता हूं। रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी ये अपना ख़त्म हो जाता है। यही थी कहानी जो पूरे दुनिया को पागल कर रखी थी कि रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी पता नहीं क्या होता है, क्यों बताते हैं। सिंपल सा एक लाइन में स्टोरी तुम्हें याद रखनी है, मुंबई वाली, समझा।
आ जाओ। अब रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी अपनी ख़त्म होती है। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी की बात नहीं होगी। हमने जनरली क्या पढ़ा था बच्चों? हमने जनरली पढ़ा था हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जिसमें पहला क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन देखा था। अब यहीं पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं फ्लोरीनेशन की। किसकी बात? फ्लोरीनेशन की। फ्लोरीनेशन। तो फ्लोरीनेशन की अगर बात करें, क्लोरीनेशन की बात हो गई, वो कैसी होती है? एक्जोथर्मिक। ब्रोमिनेशन स्लाइटली एंडोथर्मिक। आयोडीन हाईली एंडोथर्मिक या आयोडीनेशन। तो चलो फ्लोरीनेशन की अगर बात करते हैं तो इन जनरल ऐसा बोला जाता है कि एल्केन का फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन आर हाईली रिएक्टिव एंड हाईली एक्जोथर्मिक। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें लिखूंगा। पहली बात क्या? इन जनरली फ्लोरीनेशन of alkane is not possible. रीजन, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव और हाईली क्या होता है? एक्जोथर्मिक। आयोडीन हाईली सिलेक्टिव और क्या होता है? एंडोथर्मिक। तो ये पहली बात क्या कि फ्लोरीन का एल्केन का फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है? हाईली एक्जोथर्मिक। तो यहाँ पर अगली बात क्या लिखेंगे? यहाँ पे अगली बात लिखेंगे फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज हाईली एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक नहीं, हाईली एक्जोथर्मिक। और हाईली एक्जोथर्मिक के कारण क्या होता है? एक्सप्लोजन हो जाता है। हाईली एक्जोथर्मिक के कारण एक्सप्लोजन हो जाता है। तो अब इसके रिएक्शन की बात करते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया मीथेन, और मीथेन एक दिन आराम से मस्त मज़े से घूम रहा था, और हमने इसका क्या करा दिया? रिएक्शन। ये कब कराया बेटा? रात के 12 बजे, डार्क 12 AM को। रात के 12 बजे हमने फ्लोरीन का रिएक्शन कराया। किससे? मीथेन से, कि कुछ ना हो, मामला बन जाए। चलो इसको लाइट को हटा देते हैं, ये लो, ठीक है। तो हमने क्या किया? रात के 12 बजे मीथेन एक दिन टहल रहा था, इसको पकड़ा कि चल आ तेरे को कुछ दिखाते हैं, और इसको ले आकर के फ्लोरीनेशन करवा दिए। कब? रात के अंधेरे में 12 बजे। तो जब रात को 12 बजे, आधी रात को, पूरी रात थी, तो मीथेन घूम रहा था, पकड़ा, बोला चलो तुम्हें कुछ जादू दिखाते हैं, और फ्लोरीन के पास लेके चले गए। और फ्लोरीन ठहरा कैसा? हाईली रिएक्टिव, हाईली एक्जोथर्मिक। इससे रहा नहीं गया, क्योंकि तड़प ही इसकी ऐसी है कि रहा नहीं गया। तो ये क्या करेगा? ये इसका धुआं बना देगा। क्या कर देगा बच्चों? इसका धुआं बना देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4HF। मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो HF बना है, हमें पता है इसमें ओवरलैपिंग कैसी होगी? 1s2p, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कैसा है बच्चा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो अब ये जो कार्बन बना ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बन ब्लैक। मतलब रहा नहीं गया, इसका धुआं निकाल दिया, एकदम परखच्चे उड़ा दिया। ऐसा रिएक्शन किया फ्लोरीन ने। क्यों? क्योंकि हाईली एक्जोथर्मिक था। ये कब की बात थी? रात के 12 बजे, जब आधी रात को पूरी रात थी। चलो आ जाओ अगली रिएक्शन देखते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि मीथेन को हमने फिर से चुपके से बुलाया पकड़ के, कि चलो आज तुम्हें कुछ दिखाते हैं, मैजिक, जादू। और ये कब है? दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे। तो दिन के 12 बजे हमने इसका रिएक्शन कराया, इसको रोशनी भी दे दिया कि चलो भाई अब तुम्हें रोशनी भी दे रहे हैं। तो रात को जब मैंने रिएक्शन कराया तो रोशनी नहीं थी, क्योंकि आधी रात में पूरी रात थी। और जब मैंने दिन को कराया तो रोशनी भी मिल गई, तो एनर्जी थोड़ा और मिल गई, एनर्जी और मिल गई। तो इस बार फ्लोरीन क्या किया? किसी को देखा नहीं। फ्लोरीन ने किसी को नहीं देखा, सीधे ही क्या कर दिया? एक्सप्लोजन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? एक्सप्लोजन कर दिया। धुआं पूरे माहौल में बम विस्फोट हो गया, और ऐसा लगा कि फ्लोरीन
कोई टेररिस्ट तो नहीं है बम बनाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, इसका पूरा धुआं धुआं निकाल दिया मीथेन का पूरा परखच्चे उड़ा दिया। तो ये यहाँ पे जनरली इसलिए बोला जाता है कि इन जनरल फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रात को 12 बजे कराया तो कार्बन ब्लैक, इसको काजल भी बोलते हैं, काजल या सूरमा, हिंदी में काजल बोलते हैं, जो तुम लोग आंखों में लगाते हो, ये बना दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये हाईली क्या होता है बच्चों? हाईली एक्जोथर्मिक। क्या ये बात क्लियर है क्या तुम्हें? तो जनरली फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बोल देंगे? फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। और स्टोरी अभी बताया था हमने कि जो पहली जिंदा लड़की दिख गई उसी से यह क्या कर लेता है, उसी से यह शादी कर लेता है। उसको मतलब ही नहीं है कि किससे शादी कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, जो पहली जिंदा लड़की दिखी फ्लोरीन उसी से शादी कर लेगा, काम खत्म। तो जब रात को हमने रिएक्शन कराया तो कार्बन ब्लैक काजल बना दिया, पूरा काला काला, आधी रात को पूरा काला काम कर दिया, ब्लैक काम। जब दिन में कराया तो रोशनी मिल गई, थोड़ी एनर्जी और मिल गई, धुआं उड़ा दिया, पूरा बम ब्लास्ट कर दिया, एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट। समझा क्या? तो ये फ्लोरिनेशन की बात है। ये सारी रिएक्शन कहाँ चल रही है बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। ये सारी बातें कहाँ चल रही हैं? ये सारी बातें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में चल रही है। हम इसमें 4 रिएक्शन पढ़ने वाले थे। कौन कौन? हैलोजिनेशन, दूसरा था नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और रिएक्शन विथ एनवीआर। तो पहली रिएक्शन अभी चल रही है जिसमें हम फ्लोरिनेशन की बात कर रहे हैं। पहली बात क्या थी? क्लोरिनेशन। तो ये दूसरी बात है फ्लोरिनेशन। अब इसी में हम लोग क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करें तो क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन की बात हो चुकी है। तो एक एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्या इसमें? क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन इज एक्जोथर्मिक। हालांकि पहले भी अभी मैंने बता दिया। एंड ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन इज एंडोथर्मिक या स्लाइटली एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो। तो ये क्या होता है? ये होता है रिएक्टिव और ये क्या होता है? सेलेक्टिव। ये किसी से भी शादी नहीं करता है, ये बम्बई जाता है, कैटरीना कैफ से शादी करता है, ये थोड़ा सा अप्रोच करता है। और वही थी रिएक्टिविटी वर्सेस सेलेक्टिविटी। तो हमने क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन की बात कर ली, फ्लोरिनेशन भी हो गया। अब लास्ट अपना क्या है? लास्ट जो है बात, लास्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग करेंगे आयोडीनेशन की। तो आयोडीनेशन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं, टाइम जगह है अपने पास। तो यहाँ पर जो लास्ट बात है क्या? आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आयोडीनेशन की बात करें तो पहले हम लोग रिएक्शन देखते हैं। हमने मान लो यहाँ पर ले लिया मीथेन और रिएक्शन करा दिया किससे? आयोडीन से, और लाइट दे दी। तो यहाँ पे क्या बना? CH3I + HI। अब ये जो बच्चा HI बना है ना, ये क्या होता है? ये होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि रिएक्शन को बैकवर्ड कर देता है। और रिएक्शन को बैकवर्ड कर देता है तो रिएक्शन को बैकवर्ड करके फिर से यही बन जाते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इनका आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI बना है, इसलिए आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? हमें तो आयोडीनेशन कराना है सर। तो यहाँ पे पहले मैं बात लिख देता हूँ। क्या? HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट
HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर रिएक्शन हमें क्या करनी है, फॉरवर्ड करानी है, क्योंकि रिएक्शन को ये क्या कर देगा, रिएक्शन को ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। रिएक्शन कहाँ जाएगी बच्चा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, लेकिन हमें तो कराना है आयोडीनेशन, तो क्या करें, तो फिर बोलता है ये कि एक काम करो, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जाओ जो HI को क्या कर दे, उड़ा दे। HI को क्या कर दे, उड़ा दे। तो यहाँ पे हम लोग HiO4 को ले जाते हैं, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3I + HI। तो यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जाओगे ना, HiO4 HiO3 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी कैसे, स्ट्रॉन्ग वाले। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये जो HI बना है ना, इस HI को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, कैसे, आयोडीन बना के। तो यहाँ पे मैं तुम्हें रिएक्शन लिख दे रहा हूँ कि जब ये HiO4 + HI ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे बन जाता है आयोडीन I2, और I2 बनने से ये जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट था ना, इसका बत्ती गुल ये साफ हो जाता है यहाँ से। तो ये इस तरह से रिएक्शन कर लेता है, और यहाँ पे HI अब रहता ही नहीं। अब जब HI है ही नहीं अवेलेबल, तो रिएक्शन बैकवर्ड कैसे करेगा बताओ, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। तो जनरली आयोडीनेशन जो होता है नहीं हो पाता, क्यों, क्योंकि HI बनता है, HI इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिएक्शन को बैक कर देगा, वापस से रिएक्टेंट बन जाएगा। तो अगर हमें रिएक्शन को कराना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लोग रिएक्शन को फॉरवर्ड कराने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लेके आएंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, यहाँ पे आयोडीन और वाटर बना देंगे। अरे समझा क्या, क्या ये बात सभी को क्लियर है, अरे यस या नो। तो सिंपल सा यहाँ पर रेडॉक्स हो जाएगा, क्योंकि ये RA और ये OA, ये क्या है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, रेडॉक्स, और रेडॉक्स होकर के इसको क्या कर दिया, खत्म। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है, समझा क्या। तो आयोडीनेशन कैसा होता है बच्चों, आयोडीनेशन एंडोथर्मिक होता है, ये हमने अभी बताया था। आयोडीनेशन कैसा होता है, हाईली एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक नहीं, हाईली एंडोथर्मिक, हाईली एंडोथर्मिक, हाईली एंडोथर्मिक, समझा क्या। चलो तो इसको नोट कर लो, और उसके बाद ये हमारा हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन पहला टॉपिक, या बोले पहला पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा, खत्म हो जाएगा। अब इसी में जो दूसरा अपना टॉपिक था, क्या क्या, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, उनको भी पढ़ते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, और ओवरऑल ये अपना खत्म हो जाएगा। क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो नोट कर लिया, आ जाओ। अब यहाँ पर अगला करते हैं, ये पहला अपना पॉइंट अभी खत्म हुआ है ना, ध्यान रखना, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हेलोजिनेशन। तो ओवरऑल हेलोजिनेशन यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब मैं तुम्हें अगला जो पॉइंट बताने वाला हूँ, वो 4 रिएक्शन मैंने बताया था कि हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में 4 रिएक्शन पढ़ेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनेगा, मेजर प्रोडक्ट फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाओगे। तो अगला अब हमने 4 बताया था, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और रिएक्शन विथ NBS और हेलोजिनेशन। तो पहला पॉइंट हमने हेलोजिनेशन खत्म कर दिया। अब जो यहाँ पे दूसरी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, कौन सा, रिएक्शन 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 विथ NBS, रिएक्शन विथ NBS। इसका भी मैकेनिज्म क्या होता है बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम लोगों ने पहला ही शुरू में बात कर लिया था।
तो अब NBS में होता क्या है ये बात कर लेते हैं। तो पहले NBS की बात करें तो NBS का नाम क्या है? NBS का पूरा नाम है एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। सक्सीनामाइड दिखता कैसा है? तो ये C डबल बॉन्ड O सक्सीनिक एसिड से बना है, इसलिए इसको बोलते हैं एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। यहाँ पे चाहो तो हाइड्रोजन भी लगा लो। ये लो, ये है NBS एन ब्रोमो सक्सीनामाइड, क्योंकि ये सक्सीनिक एसिड से बना है। एन मतलब नाइट्रोजन, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, सक्सीनामाइड मतलब सक्सीनिक एसिड। तो ये है NBS, यही ब्रोमीन रिएक्शन करता है, पहली बात। दूसरा, अगर दूसरी बात करें हम लोग तो यहाँ पर बोल सकते हैं NBS रिएक्ट विथ बेंजाइलिक एंड एलाइलिक। NBS रिएक्ट विथ बेंजाइलिक एंड एलाइलिक फ्री रेडिकल। तो ये केवल और केवल बेंजाइलिक और एलाइलिक पे ही रिएक्ट करता है। क्यों ऐसा? तो बेंजाइलिक और एलाइलिक का मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ कैसा दिखता है, हालांकि तुम्हें पता है। ये CH2 ये रेडिकल, और एलाइलिक CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये दोनों में क्या होता है बच्चों? रिजोनेंस। तो ये हाईली स्टेबल होते हैं, और ये फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के कारण NBS केवल इन्हीं से रिएक्ट करता है, बाकी किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहता है। और बेंजाइलिक अलाइलिक 3 डिग्री पे भी कर लेता है। बेंजाइलिक अलाइलिक एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये ज़्यादा सही रहेगा। 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये इन पर रिएक्शन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये हाईली क्या होता है? रिएक्टिव होते हैं। तो 3 डिग्री तो तुम लोग जानते ही हो, ये इधर से ऐसे, तो यहाँ पे 9 अल्फा H होते हैं। तो इन्हीं के कारण NBS सभी से रिएक्शन नहीं करता, बेंजाइलिक एलाइलिक और 3 डिग्री पे ही रिएक्शन करेगा, इसके अलावा किसी से नहीं करता। अगला पॉइंट की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट, तो NBS में जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बोल देंगे क्या कि इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज फ्री रेडिकल। इसीलिए तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होती है। इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज फ्री रेडिकल, दैट्स वाई NBS react more stable free radical. That's why NBS react more stable free radical and product formed. तो NBS मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पर रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो चलो यहाँ पर कुछ रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, आ जाओ। एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास ये है CH3 CH2 CH3 और ये बेंजीन, इसका नाम है क्यूमीन, या इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी बच्चों? NBS से, और यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में। तो मैकेनिज्म क्या होगा इसका? मैकेनिज्म हमने पहले ही पढ़ रखा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो बच्चों ये यहाँ के हाइड्रोजन को उड़ाएगा। तो यहाँ के हाइड्रोजन को उड़ाएगा तो बताओ यहाँ पर रेडिकल, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पर सर ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये CH3 और ये रेडिकल।
तो ये रेडिकल कैसा है? बेंजाइलिक। कैसा है बच्चों? बेंजाइलिक। और साथ में इसके पास क्या है? रिजोनेंस है और 6 अल्फा एच है। तो ये बेंजाइलिक, अब इस पर ब्रोमीन फ्री रेडिकल क्या करेगा? अटैक करेगा और दोनों लोग मिलके बॉन्ड बना लेंगे और अपना क्या बन जाएगा बच्चों? मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH3। और यहाँ पर ब्रोमीन अटैक कर दिया और एक फ्री रेडिकल इसका एक इसका, ये बना लिया प्रोडक्ट। ये क्या होगा तुम्हारा? मेजर प्रोडक्ट। तो ये मैकेनिज्म क्या होती है इसकी? फ्री रेडिकल। क्यों होती है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि NBS जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है। तो 4 हमने इसमें तुम्हें बताया था कि 4 टाइप की चीज़ें चलती हैं। उसी तरह मान लो हमने यहाँ पे ले लिया सेकेंड रिएक्शन इथाइल बेंजाइन CH2 CH3 और इसकी रिएक्शन करा दिए NBS से लाइट के प्रेजेंस में। तो इसकी भी मैकेनिज्म कैसी होगी बच्चों? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन FRS। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी तो यहाँ भी प्रोडक्ट सीधा आप क्या बनेगा? हाइड्रोजन को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ। तो ये यहाँ पर CH3 और ब्रोमीन आया है तो यहाँ पे बिहार जुड़ जाएगा इस तरह से। ध्यान रखना ये बेंजाइलिक पे ही जुड़ेगा। अरे समझा क्या? कहाँ जुड़ेगा बच्चों? बेंजाइलिक पे ही। अगला अगर रिएक्शन देखें, तीसरा एग्जाम्पल, तो सपोज करो अपने पास इस तरह से बेंजीन है और बेंजीन क्या है? इसको टॉलुइन बोल सकते हो CH3 और इसकी रिएक्शन करा दिए NBS से और ये लाइट। तो मैकेनिज्म अभी भी क्या होगी? फ्री रेडिकल। और ये CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br। तो सिंपल सा बताओ, इसमें फ्री रेडिकल कहाँ बना था? इसमें फ्री रेडिकल यहाँ पे बना था, इसमें फ्री रेडिकल यहाँ पे बना है। तो इसके फ्री रेडिकल में क्या क्या था बताओ? रिजोनेंस और साथ में 3 अल्फा एच। इसके फ्री रेडिकल में सिर्फ रिजोनेंस है और 0 अल्फा एच एक भी नहीं है। और इसके फ्री रेडिकल में क्या था बच्चों? रिजोनेंस और 6 अल्फा एच। तो अगर तुमसे बोले रेट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बाई NBS, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो यहाँ से मैं एक लाइन बोल सकता हूँ क्या? रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो रिएक्शन की रेट फ्री रेडिकल की सबसे ज़्यादा किसकी होगी? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं ये हमने GOC 1 में पढ़ रखा है। तो ये इस तरह से अपना रिएक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इसको जल्दी से नोट करो और ये दूसरा पॉइंट खत्म होता है। रिएक्शन क्या? रिएक्शन विथ NBS। तो NBS के साथ रिएक्शन हमारा खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं, छोटा सा एक टॉपिक है नाइट्रेशन। चलो तो नाइट्रेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो आ जाओ, इसको रफ करते हैं। और नाइट्रेशन को थोड़ा पढ़ते हैं। तो इसमें अगर तुमसे कभी भी पूछे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, तो हमेशा मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पे जो प्रोडक्ट बनाओगे वही मेजर होगा। एक्सेप्ट कौन? हेलोजिनेशन, मतलब क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी लग जाती है।
आ जाओ। अब जो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं ना, थर्ड नंबर, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। और ये भी कैसी मैकेनिज्म है बच्चों, ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही होती है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में 4 रिएक्शन पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन, रिएक्शन विद एनबीएस, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। तो इसमें पहला पॉइंट मैं बताता हूं तुम्हें। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इफ एल्केन इज react with boiled या hot कंसंट्रेट भी ले सकते हो, जनरली कंसंट्रेट ही होता है, हॉट बॉइल्ड कंसंट्रेट HNO3। if alkane is react with boiled or hot concentrate HNO3 to formed nitroalkane, is called nitration of alkane। तो ये तो पहली बात हो गई कि इसकी अगर रिएक्शन बॉइल्ड हॉट HNO3 से करवाओगे तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। अगला अगर इसमें बात करें तो मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाओगे बच्चों, तो यहाँ पे बोल सकते हो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ये कहानी सभी में चलेगी क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा। अब यहाँ पर एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे पास है यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह से, और इसकी रिएक्शन किससे करा दिए, HNO3 बॉइल्ड HNO3 से इसकी क्या करा दिए बच्चों, रिएक्शन करा दिए। अच्छा, बॉयल ना दे तो तुम्हें वेपर भी दे सकता है, ध्यान रखना है यहाँ पर वेपर HNO3। तो बॉइल्ड HNO3 से रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर टेम्परेचर जनरली क्या होता है, 500 डिग्री के आसपास हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, हाई होता है 500 डिग्री के आसपास। और मैकेनिज्म तो अभी भी क्या होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के कारण बच्चों क्या होता है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट हमें पता है 2 डिग्री क्या बनेगा फ्री रेडिकल, तो 2 डिग्री पर हमारा क्या जला जाएगा, एल्केन नाइट्रो, और ये बन जाएगा अपना मेजर प्रोडक्ट। और यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्केन नाइट्रो। तो ये हो गया अपना मेजर और ये हो गया माइनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बनेगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पे ही प्रोडक्ट बनाता है। इसी तरह जैसे मान लो हमने रिएक्शन ले ली अगली CH3 CH2 CH3 और इसकी रिएक्शन बॉयल HNO3 से करवा दी, तो मैकेनिज्म तो अभी भी क्या होगी बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर जनरली होता क्या है, यहाँ पे बन जाता है CH3NO2, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर रहता है 500 डिग्री के आसपास, और साथ में प्रोडक्ट बनता है क्या, CH3 CH2NO2 ये भी बनता है, साथ में CH3 CH2 CH2NO2 ये भी बनता है, साथ में CH3 CH3NO2 ये भी बनता है। इनमें मेजर कौन होता है बच्चों, मेजर केवल ये होता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये क्या होता है मेजर।
बाकी ये सब क्या होते हैं, माइनर। इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन इसमें मैंने नहीं बताया, इसमें मैं तुम्हें एग्जांपल से बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना, ये हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा ही। ये क्या है बच्चों, हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पे ना जनरली हाई टेम्परेचर पे एल्केन ब्रेक हो जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे एल्केन खुद क्या हो जाता है, ब्रेक। और हाई टेम्परेचर पे एल्केन ब्रेक होने के कारण ये कार्बन टूट भी आते हैं और इस तरह से प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन मेजर हमेशा तुम्हारा क्या होगा, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। समझा क्या? तो ये होता है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। तो ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन कार्बन भी टूट जाते हैं। मतलब हाई टेम्परेचर होने से कार्बन, जैसे ये है ना सी सी सी, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। तो कुछ ये बन जाएंगे फ्री रेडिकल, कुछ इस टाइप से बन जाएंगे फ्री रेडिकल, और कुछ ये वाले बन जाते हैं फ्री रेडिकल। तो ये तीनों टाइप के फ्री रेडिकल बन जाते हैं। समझा क्या? तो हाई टेम्परेचर पे कार्बन कार्बन के साथ साथ कार्बन हाइड्रोजन दोनों ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बनने के लिए यहाँ पे भी ऐसा ही बनता है, लेकिन मैं बस तुम्हें दिखाया हूँ कि ऐसा होता है। बाकी बनने में इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। तो सभी को करने से कोई मतलब नहीं है, एक को मैंने तुम्हें बता दिया कि ऐसा होता है। समझा क्या बच्चों? चलो, तो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। लास्ट आखिरी रिएक्शन पढ़ेंगे फ्री रेडिकल में। क्या हम लोग लास्ट आखिरी पढ़ेंगे, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन को भी ख़त्म करते हैं। और ओवरऑल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अभी के लिए तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी आगे फिर आएगा तो देखेंगे। अच्छा, इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बदले में कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं। और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि साथ में HCl, HBr, HI ये सब चीज़ें भी निकलती हैं। तो अब हम लोग जो फोर्थ पढ़ रहे हैं ना, लास्ट आखिरी टॉपिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, वो है बच्चों सल्फोनेशन। वो क्या है? सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन की बात करें तो जनरली एल्केन का सल्फोनेशन नहीं होता, या बोले 4 या उससे कम कार्बन वाले एल्केन यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। लेकिन हायर कार्बन वाले एल्केन सल्फोनेशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले तुम्हें क्या बताऊंगा, पहला पॉइंट क्या, इफ एल्केन इज रिएक्ट विथ इज एल्केन in if alkane is react with concentrate H2SO4, if alkane is react with concentrate H2SO4, या तुम ओलियम भी बोल सकते हो। ओलियम फार्मूला क्या होता है बच्चों? H2S2O7 react with ओलियम टू formed alkane सल्फोनिक एसिड। एल्केन सल्फोनिक एसिड इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। ये पहली बात। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है क्या, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेना ज़रूरी है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होती है। अब अगली बात क्या बोलें, दूसरी बात अभी मैंने बताया तो मैं ओरली इसको लिख भी देते हैं क्या, लोअर मेंबर ऑफ अल्केन डज नॉट गिव सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब सल्फोनेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनरली क्या होता है
कि लोअर मेंबर में हाई टेम्परेचर प्रेशर दोगे ना तो लोअर मेंबर के एल्केन टूट के परखच्चे उड़ जाएंगे। समझा क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि हाई टेम्परेचर प्रेशर रख रहे हो ना बच्चों, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे लोअर मेंबर मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब धुआं धुआं हो जाएंगे, टूट टाट के अलग हो जाएंगे, इसलिए ये लोग नहीं देते। हायर मेंबर वाले थोड़े क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इसलिए वो लोग हाई टेम्परेचर प्रेशर को सह लेते हैं। तीसरी पॉइंट की अगर बात करें तो हमें पता है क्या, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाई स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के करोगे, क्योंकि रिएक्शन की मैकेनिज्म अभी भी क्या होती है बच्चों, FRS, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब होती कैसी है, तो सिंपल सा कहानी है क्या कि रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन लिया और वहाँ पे सल्फोनिक एसिड बना दिया, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 5 या 6 मेंबर की एल्केन ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये CH3 यहाँ पे हमने करा दिया क्या, H2SO4 से रिएक्शन। कैसा है ये, कंसंट्रेट। यहाँ पे क्या ले लिए, हाई टेम्परेचर HT एंड HP, इसका मतलब बताओ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो यहाँ पर अब देखो 1 डिग्री रेडिकल भी बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा और 3 डिग्री भी। मोर रिएक्टिव कौन होता है, 3 डिग्री, या मोर स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। तो प्रोडक्ट 3 डिग्री पर जाकर के बन जाएगा। 2 डिग्री और 1 डिग्री के कंपेयर में 3 डिग्री मोर स्टेबल फ्री रेडिकल होता है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो ध्यान रखना, लोअर मेंबर के एल्केन ये रिएक्शन नहीं देते, इसलिए मैंने हायर मेंबर और ब्रांच लिया है। तो इस तरह से बच्चों हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लेंगे और सल्फोनेशन हो जाता है। ओवरऑल हमने फ्री रेडिकल में 4 बातें की थी। पहला क्या, हेलोजिनेशन, दूसरा रिएक्शन विद NBS, तीसरा नाइट्रेशन, चौथा सल्फोनेशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में ये 4 रिएक्शन होने के लिए और भी होती हैं, लेकिन अभी के लिए इतना हमारे काम क्या हाइड्रोकार्बन में हो जाएगा। नेक्स्ट जब आगे पढ़ेंगे तो ये वापस आएगा, लेकिन अभी हमने समझ लिया है क्या कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में प्रोडक्ट कैसे बनता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों कार्बो फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो प्रोडक्ट कहाँ बनाओगे, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल पे। तो ये बात अपने दिल और दिमाग दोनों जगह बैठा लो क्या कि रिएक्टिविटी हालांकि अभी भी बताए थे, रिएक्टिविटी ऑफ FRS फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, फ्री रेडिकल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट वही मेजर बनेगा। ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रख लेना। समझा क्या? चलो, तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और इसको जल्दी से नोट करो। फिर छोटी छोटी 1-2 रिएक्शन हैं और हम लोग यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। दो तीन रिएक्शन और है छोटी छोटी, इसको पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं और ये एल्केन टॉपिक ख़त्म हो जाता है। चलो आ जाओ, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट तुम्हें बताते हैं क्या, अगली टॉपिक एल्केन की 1-2 रिएक्शन और है, उन रिएक्शन को भी पढ़ के ख़त्म करते हैं और एल्केन ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कल से हम लोग अल्कीन चालू कर देंगे। अल्केन ख़त्म हो जाएगा, अल्कीन चालू हो जाएगा। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अब क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। तो ये अल्केन की 4 रिएक्शन फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाती है। अगला अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 1-2 रिएक्शन और है, उसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन
या इसी को बोलते हैं कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग। कैटालाइटिक रिफॉर्मिंग या कैटालाइटिक कन्वर्जन बोल देते हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कैटालाइटिक कन्वर्जन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, ये रिएक्शन। तो सिंपल सा होता क्या है, जब हम लोग नॉर्मल हेक्सेन लेते हैं, एन हेक्सेन, और यहाँ पर कोई भी हम लोग क्या ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Cr2O3, या तुम चाहो तो इसके जगह पर Al2O3 ले लो, और टेम्परेचर कितना 500 से 600 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे जो नॉर्मल हेक्सेन है, यानी कि जो इसकी चेन होती है इस तरह से CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, ये बच्चों रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ये इस तरह से क्या बना लेती है, बेंजीन रिंग। ये इस तरह से क्या बन गया, ये बेंजीन। और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या कर देते हैं, रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन की बहुत ही अच्छी मेथड भी है। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है दो चीज़ें, क्या क्या। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर भी रहता है ना, हाई प्रेशर HP, कितना, लगभग 15 से 20 ATM। तो ये दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, HT मतलब हाई टेम्परेचर, HP मतलब हाई प्रेशर। और यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा, Cr2O3 या Al2O3, एनहाइड्रस होना चाहिए। तो ये जो ओपन चैन है ना, उसको रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, समझा क्या। उसी तरह अगला अगर बात करें, तुम हेक्सेन की जगह क्या ले लो, हेप्टेन, एन हेप्टेन। तो एन हेप्टेन ले लो या एन ऑक्टेन ले लो, स्ट्रक्चर चाहो तो बना लो, CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी बना लो CH3 CH3 CH3, अरे यार CH2 होगा ना, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और यहाँ पर सेम वही कहानी, क्या, यहाँ पे तुम रिएजेंट ले लो अपना Cr2O3 या Al2O3, कोई भी एक ले लो, दोनों ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर अभी भी 500 से 600 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 15 से 20 ATM, यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। यहाँ पे भी सेम कहानी, यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा बच्चों, Cr2O3 या Al2O3, दोनों में से किसी एक को ले लो। और टेम्परेचर फिर से 500 टू 600 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर कितना, 15 टू 20 ATM। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट बना दो। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है टालुइन, क्योंकि 6 की तो रिंग बन गई और एक कार्बन एक्स्ट्रा बचा है, तो ये बन गया टालुइन। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर इथाइल बेंजीन बन जाएगा, क्योंकि 6 कार्बन की रिंग, 2 की ये, एक तो ये बनता है और साथ में ये भी बन सकता है, क्या, ये बेंजीन रिंग, ये CH3 और ये CH3, और उसी तरह ये भी बन सकता है, हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं CH3 CH3। उसी तरह यहाँ पर ये भी बनता है, क्या, CH3 और CH3, और इसका नाम होता है बच्चों ओजाइलिन, आर्थोजाइलिन। इसका होता है M जाइलिन, और इसका होता है बच्चों नाम P जाइलिन।
तो ये जाइलिन भी बनाता है, चाहे तो इथाइल बेंजीन या ये भी बना सकता है। ये ओवरऑल क्या होती है इस रिएक्शन की कहानी। तो ये एरोमेटाइजेशन या फिर क्या है तुम्हारा कैटालिटिक फॉर्मिंग। तो इससे होगा क्या, इससे दो तीन चीज़ें होती हैं। पहला, ऑक्टेन नंबर तुम बढ़ा सकते हो। दूसरा तुम क्या कर सकते हो बच्चों, दूसरा तुम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हो। देख रहे हो वहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है जिसका एनर्जी फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। और तीसरा, एरोमेटिक कंपाउंड बनती है। समझा क्या? चलो, तो ये बात अगर समझ गए तो इसका यूज चाहो तो लिख लो कि इसका यूज क्या है इस रिएक्शन का। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसका यूज, पहला तो बोल सकते हो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देख रहे हो ये बन रही है जो कि फ्यूचर एनर्जी फ्यूल है। दूसरा बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए भी यूज करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्मेशन। तीसरा बच्चों अगर कोई पूछे तो ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने में, ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने में। ये क्या होता है ऑक्टेन, ये हम लोग जब ये चैप्टर खत्म होने गए हैं तो लास्ट में थोड़ा सा बात कर लेंगे ऑक्टेन नंबर होता क्या है। एक्चुअल में ऑक्टेन नंबर जिसकी फ्यूल की ज़्यादा होती है ना, वो उतना ही बेस्ट फ्यूल होता है। मतलब उसमें नॉकिंग कम होती है, वो बहुत ही अच्छा बर्न होता है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो उसको ऑक्टेन नंबर से मेजर किया जाता है। अगर कोई फ्यूल बहुत ही बेस्ट है, जो कि जनरली कहाँ यूज किया जाता है, अपने एयरलाइंस में यूज की जाती है, जो प्लेन वगैरह हैं उनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी का फ्यूल यूज किया जाता है, क्योंकि उनमें ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, वो अच्छे से बर्न होता है। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, इन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कब, जब इस चैप्टर का लास्ट होने लगेगा ना, तो हम लास्ट में तुम्हें बता देंगे थोड़ा सा कि ऑक्टेन नंबर क्या है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार आ जाता है थोड़ा बहुत एग्जाम में, तो लास्ट में चैप्टर के हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। समझा क्या? तो इस तरह से हमारा एल्केन का कहानी खत्म होता है। हाइड्रोकार्बन में पहला चीज़। अब दो चीज़ें बची हैं, क्या क्या, एल्कीन और अल्काइन। तो 5 लेक्चर लगभग अल्कीन लगेगी और फिर उसके बाद अल्काइन में सीधे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से आज मैंने तुम्हें इम्पॉर्टेंट बताया है। 99% जेई या नीट एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं, रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी को समझ ही नहीं पाते हैं। तो आई होप कि मैंने जो तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, वो स्टोरी से तुम्हें रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अच्छे से आज ही इस को रिवाइज कर लेना, और फिर तुम इसके सारे क्वेश्चन मैंने डीपीपी इस पे बना करके दे दी है, वो तुम टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, या मेरे यूट्यूब के लिंक के बायो में जाओगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से भी तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और डीपीपी मैंने हाइड्रोकार्बन की डाल रखी है। ठीक है, बाकी और डीपीपी हाइड्रोकार्बन की मैं 1-2 लेक्चर बाद जैसे ही अल्कीन पढ़ा लूँगा ना, तो मैं एक और बहुत ही अच्छी डीपीपी दूंगा, उसे भी तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों।